हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग भारत के संवैधानिक विकास को लेकर चलने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊं तो हमारे भारत में जब मुगलों का शासन था, तो मुगलों का शासन जब तक था तब तक तो ठीक था, पर जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है तो औरंगजेब की मृत्यु के तत्पश्चात अंग्रेजों की जो आधिपत्य थे वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और उन्होंने इस तरीके से एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में क्या कर लिया था, नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और जिसको लेकर हमारे देश के जो महान पुरुष थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और इस दौरान में फिर जैसे जैसे हम लोग आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हमको संविधान की आवश्यकता पड़ी कि किस तरीके से किसी देश का शासन प्रशासन का संचालन करना है। तो उसके आधार पर हमारे देश वालों ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम लोग संविधान के निर्माण में सबसे पहले चलेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारे देश का विकास किसी भी संविधान, अगर संविधान बना तो कैसे बना, इसका विकास कैसे हुआ। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है कि संविधान का जो संवैधानिक मतलब ऐतिहासिक विकास, कि सबसे पहले संविधान का इतिहास क्या था, कहाँ से संविधान बनना प्रारंभ चालू हुआ। तो पहले थोड़ी सी बात ये समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि संविधान होता क्या है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना प्यारे, यहाँ से हम लोग समझेंगे, यहाँ से एक चीज़ समझेंगे कि संविधान होता क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं संविधान। संविधान, ध्यान देना प्यारे, अगर मैं संविधान की बात करूंगा तो संविधान जो है हम किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, संविधान एक प्रकार के प्यारे लिखित दस्तावेज होता है। ध्यान देना है, संविधान एक प्रकार का कानून होता है, लिखित दस्तावेज होता है, जो देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का क्या करता है, संचालन करता है। जैसे अगर किसी भी देश में कहीं भी अगर किसी को नियंत्रण करना होगा तो उसके लिए किसी न किसी कानून का निर्माण करेंगे। तो जो कानून होता है, जो किसी भी देश का सर्वोच्च विधि होता है, जो सर्वोच्च विधि होता है, सर्वोच्च कानून होता है, उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। या इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, ये हमारे देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का संचालन करता है। तो ध्यान देना है, हमारे देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का जो संचालन होता है वो किसके माध्यम से होता है, संविधान के माध्यम से। इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि संविधान एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है। संविधान एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जो देश के शासनिक प्रशासनिक सेवाओं का क्या करता है, संचालन करता है। ये हमारे देश की क्या होती है, सर्वोच्च विधि होती है। अगर मैं इसमें आपको बात करूँ तो हमारे संविधान में अगर कहा जाए तो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें प्यारे कुल अगर मैं बात करूँ आपसे तो कुल ध्यान देना है 395 आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो है प्यारे ये मूल आर्टिकल है। वैसे देखा जाए उसमें क ख ग घ इस तरीके से अगर जोड़ा जाए तो कुल आप कह सकते हैं 454 प्लस आर्टिकल वर्तमान में हो चुके हैं किसके, भारतीय संविधान के। अगर इसमें दूसरी बात किया जाए इसमें भाग कितने थे, तो भाग ध्यान देना कितने भैया, तो भाग ध्यान देना 22 है। कितने हैं, 22 है। पर हाँ, आने वाले समय में कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अभी 25 हुआ नहीं है, पर है कितना है, 22 है। ठीक है प्यारे। इसके बाद अगली बात अगर मैं यहाँ से करूँ तो अगली बात ध्यान देना, अगर पूछे कितनी अनुसूची है, अनुसूची, तो ध्यान देना अगर अनुसूचियों की बात करेगा, लिस्ट की बात करेगा, तो ध्यान देना पहले संविधान में हमारे पास कितने थे, 8 थे, पर वर्तमान में कितने हैं प्यारे, 12 है। यह ध्यान देना, सबसे पहली बात क्या है, ये इसे हम लोग बोल सकते हैं यह सर्वोच्च विधि है। क्या है प्यारे, सर्वोच्च विधि है। ये हमारे देश की कह सकते हैं, अगर विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान अगर पूछा जाए, सबसे विशाल संविधान पूछा जाए तो कौन सा है, तो बड़ा शब्द न करके विशाल संविधान बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बहुत लार्जेस्ट है, बहुत ही बड़ा संविधान है। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास कौन सा है, तो हमारे भारत का संविधान है। अगर इसमें पूछा जाए तो इसकी जो कानून के प्रावधान है, ध्यान देना है, कानून का प्रावधान, तो कानून का जो प्रावधान है प्यारे, इसमें नियम जो है ना क्या है, सरल भी है प्यारे, क्या है, सरल भी है, जटिल भी है, और सरल एवं जटिल दोनों मिला के है, सरल एवं जटिल। तो हमारे संविधान में ये जो कानून के प्रावधान दिए गए ना, वो कुछ ऐसे कानून हैं जिससे सरल भी है, कुछ ऐसे कानून हैं जो क्या है, संविधान की जो लॉ है, जो इसमें धाराएं हैं, जो इसमें अनुच्छेद है, कुछ कठिन वाले भी हैं और कुछ कैसे हैं, सरल और जटिल दोनों मिला के उसका क्या है, कम्बिनेशन है। जैसे सर इसको, इसी शब्द को, सरल को प्यारे ध्यान देना है, नम में लिख के आएगा, नम, ध्यान देना, नम अनम में, नम में और अनम में। तो नम का मतलब सरल, अनम का मतलब जटिल, और नम अनम दोनों मिला के क्या हो जाएगा, सरल एवं जटिल।
जैसे अगर आपको मैं बात करूं, जैसे अगर आपको बताऊं हमारे पास, जैसे हमारे पास किसी देश का, अगर हमारे देश के अंदर किस देश के अंदर किसी का नाम परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए कानून निगम क्या है, आसान है, प्रक्रिया निगम क्या है, आसान है, आराम से नाम बदल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर वहीं अपने देश का किसी भी भूखंड को किसी भी दूसरे देश को देना हो, अपने देश के किसी भी देश को भूखंड अगर देना होता है तो वहाँ पे हमारा संविधान कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। वहाँ देखेंगे तो विशेष बहुमत से पास करके तब किसी भारतीय भूखंड को किसी दूसरे देश को दिया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो 100वां संविधान 2015 में क्या हुआ था, भारत का कुछ भूखंड किसको दिया गया था, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश से कुछ भूखंड को कहाँ लिया गया था, पाकिस्तान, मतलब इंडिया में लाया गया था। तो आप देखेंगे तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत क्या हुआ था, भूमियों का, लैंड का एक्सचेंज हुआ था। तो ध्यान देना, जब भारत ने बांग्लादेश से लिया तो उसके लिए नियम कैसा है, सरल है। भारत ने बांग्लादेश से जब जमीन लिया तो क्या था, सरल था। पर देने की जो प्रक्रिया थी कैसी थी, जटिल। लेना था तो साधारण बहुमत से ले लिए, लेना था तो कैसे ले लिए, साधारण बहुमत से। देना था तो क्या ले लिए, जटिल कर दिए। नियम क्या हो गया, कठोर हो गया। यहाँ साधारण बहुमत, यहाँ विशेष बहुमत। साधारण बहुमत का क्या होता है प्यारे, 1/2 + 1, मतलब आधे से अगर एक सदस्य अधिक हस्ताक्षर कर दे रहे हैं तो साधारण बहुमत हो जा रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2/3 सदस्य, जितने सदस्य उसका 2/3 सदस्य और प्लस प्रत्येक राज्यों की सहमति। तो नियम कैसा हो गया प्यारे, जटिल हो गया ना। इसीलिए हमारा संविधान जटिल और सरल दोनों है। ये तो कुछ इस बेसिक बात हो गई। पर यह सब जो कानून हमको देखने को मिल रहा है, जो भी हमको अनुच्छेद देखने को मिल रहा है, जो भी बातें यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, इन सभी की सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि देखना चाहते हैं, इनकी विकास कैसे हुए, कैसे संविधान बना। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग लिए हैं संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो आइए हम लोग अपने उसी टॉपिक चलते हैं, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास तथा उद्गम। तो देखिए आ जाए, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो ध्यान देना, मैंने कहा था कि औरंगजेब के बाद जब क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत एकदम कमजोर हो जाती है। जो मुगल शासन था वो एकदम क्या हो गया प्यारे, कमजोर हो गया। और जब कमजोर हो जाता है तो यहाँ से अंग्रेजों का आधिपत्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ता है तो धीरे धीरे वो भारत पूरी तरह से क्या करते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे पहले अंग्रेजों द्वारा क्या लाए गए कानून थे, क्या क्या नहीं थे। तो इसीलिए सबसे पहले हमारी जो पृष्ठभूमि जा रही है वो किस पे जा रही है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास और उद्गम पे। अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान देना है, मुख्यतः अगर मैं आपसे कुछ बात करूं तो ध्यान देना 1857 की ग्रंथि से अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना 1857 को हम लोग मानते हैं क्या, मीडिएटर पॉइंट। क्या मानते हैं, 1857 को हम लोग क्या मानते हैं, मीडिएटर पॉइंट मानते हैं। 1857 से अगर हम लोग इधर आते हैं तो कब आते हैं, 1757 तक। ध्यान देना 1757 तक, ध्यान देना 1757 से अगर मैं इधर जाता हूँ 1857 तक जाता हूँ तो यहाँ पे जो शासन मिलेगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी मिलेगा। किसका मिलेगा प्यारे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी नियंत्रण करेगा वह ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण करता है। वहीं अगर मैं यहाँ से 1857 से अगर 1947 चलता हूँ, 1947 चलता हूँ तो यहाँ पे किसका शासन हो जाता है प्यारे, तो यहाँ ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रिटिश ताज। तो ध्यान देना है यहाँ से शासन किसका हो जाएगा, इधर से इधर देखेंगे पूर्णतः ब्रिटेन ने नियंत्रण अपना स्थापित कर दिया था। पर इसके पहले अगर जो शासन देखते हैं तो कौन अपना नियंत्रण स्थापित करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण को स्थापित करती है। तो सबसे पहले प्यारे क्या होता है, हमारे पास एक है 1600 का, ध्यान देना 1600 का चार्टर एक्ट। क्या है, 1600 का चार्टर एक्ट। तो 1600 के चार्टर एक्ट के तहत ध्यान देना है, 1600 के चार्टर एक्ट के तहत हमारे महारानी एलिजाबेथ थी। उस समय महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दिया था। जो भी ब्रिटिश की कंपनियां थी, जो भी ब्रिटिश के लोग कंपनी थे, वो कंपनी व्यापार करना चाहते थे। तो महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दिया था पूर्वी देशों के साथ। तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा 1600 चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया था, 1600 चार्टर एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने की
अनुमति दे दिया था। ध्यान देना है क्या किया था, तो महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दिया था। पर किसको दे दिया था, तो प्यारे ध्यान देना किसको दिया था, जो ब्रिटिश कंपनियां थी, तो ब्रिटिश कंपनियां पूर्वी देशों में व्यापार करना चाहती थी। अब पूर्वी देश कहने मतलब क्या है कि अपना भारत हो गया, चाइना हो गया, इधर नीचे अंडमान निकोबार वाले एरिया में आपका क्या हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो इन सभी देशों में व्यापार करने की अनुमति 15 वर्षों के लिए दे दिया गया। जब दे दिया गया तो अब इसको, अब ध्यान देना, यही ब्रिटेन में ही ईस्ट इंडिया 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया इसका शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में किया गया। क्या किया गया कि ध्यान देना है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में क्या किया गया, पहले स्थापना किया गया। अब इसी स्थापना के तहत जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर थे, उन्हीं मेंबरों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया। अब ये लोग क्या करते हैं, हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। और जब व्यापार करने के लिए आते हैं तो धीरे धीरे जब व्यापार करते हैं, अब व्यापार करते करते इनके मन, पहले तो आते हैं इनका उद्देश्य व्यापार करना ही था, और देखते हैं कि भारत की स्थितियाँ सही न होने के कारण ये फिर इनके मन में आता है कि हम लोग भारत पे क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो देखिएगा इन्हीं जितने इनके प्रावधान, जितने भी एक्ट आएंगे, उन्हें एक्ट के तहत देखोगे ये भारत को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास पूर्णतः करेंगे। तो पहली बात उन्होंने क्या किया, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दिया। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में किया गया। अब देखो प्यारे, अब जब ये लोग भारत में आते हैं तो भारत में मुख्यतः 3 जगह व्यापार करने का प्रयास करते हैं, 3 प्रेसिडेंसियां बनाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान देना, इसके बाद इन्होंने नियंत्रण करने के लिए अगला एक्ट आता है 1726 का चार्टर एक्ट। क्या आता है, 1726 का चार्टर एक्ट। अब ध्यान देना पहले, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ध्यान देना है, आप देखिएगा मैं नीचे वाला हिस्सा बना रहा हूँ, आप पूरा हिस्सा उसे कोई मतलब हमारे पास है नहीं इसका पूरा हिस्सा बनाने का। आप लोग फिर भी जानकारी के लिए कुछ इस तरीके से मैं भारत का मैप बना दे रहा हूँ, जिससे आप समझ पाए कि कहाँ पे क्या लोकेशन है क्या नहीं। तो ध्यान देना है, पहले कुल क्या थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ बनाई गई थी। कितने प्रेसिडेंसी बनाए गए थे प्यारे, तो ध्यान देना है 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। एक प्रेसिडेंसी हमारे पास इस एरिया में था, दूसरा हमारे पास कहाँ था, इस एरिया में था, और तीसरा हमारे पास कहाँ था, यहाँ। तो इसे ध्यान देना है, इसे हम लोग क्या कहते थे, तो इसे हम लोग बम्बई प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे। जबकि यहाँ जो था इसे हम लोग क्या कहते थे, इसे हम लोग ध्यान देना है कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी कहते थे। अब इसे हम लोग क्या कहते थे, तो इसे ध्यान देना हम लोग मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे। तो ध्यान देना प्यारे, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी, इसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इसे बम्बई प्रेसिडेंसी। तो ये तीनों जगह ध्यान देना है, ये तीनों जगह जो कानून का निर्माण करता था, लंदन में जो बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इन तीनों के लिए कानून का निर्माण करता था कि आप किस क्षेत्र, अपने क्षेत्र में कैसा व्यापार करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उनके लिए नियम का संचालन कौन करता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो ध्यान देना है, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए, इन तीनों प्रेसिडेंसी के लिए कानून का निर्माण, इन तीनों के लिए कानून का निर्माण कौन करता था, तीनों कानून का निर्माण लंदन में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। ध्यान देना प्यारे, ये जो यहाँ पे भारत के अंदर, ये हमारा क्या है प्यारे, भारत है। तो भारत के अंदर
जो हमारे पास ये प्रेसिडेंसी थी, एक तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, दूसरा कौन सी थी, मद्रास थी, और तीसरा कौन सा था, बम्बई था। तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए जो कानून का निर्माण होता था कि ये लोग यहाँ के गवर्नर जो भी कार्य करेंगे वो किनके बिहाफ पे करेंगे, तो ध्यान देना है ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन में बैठी हुई थी वो जैसा नियम संचालन करेंगे उस बिहाफ पे ये लोग क्या करते थे, कार्य करते थे। तो इस एक्ट के तहत किया क्या गया, इस एक्ट के तहत ये किया गया कि जो तीनों प्रेसिडेंशियन थे ना प्यारे, जो तीनों लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे काम करते थे, इन तीनों को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और इन्होंने कहा कि आप अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, अपने अपने गवर्नरों के आधार पर यहाँ पे आप व्यापार कर सकते हैं, उनको अनुमति दे दिया गया। तो पहला छूट क्या मिल गया इनको कि ये जो कंट्रोल अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे थे, पर यहाँ पे जो तीनों के लिए कानून आता था एक साथ आता था, जो तीनों का नियम लागू होता था, तीनों के ऊपर एक समान लागू होता था। पर कहीं ना कहीं यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की स्थिति अलग अलग था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के जो गवर्नर होंगे इन सभी गवर्नरों को क्या कर दिया जाए, फ्रीडम कर दिया जाए। अब ये अपने क्षेत्र में अपने आधार पर कानून का निर्माण कर सकते हैं, अपने आधार पर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर जो यहाँ गवर्नर होगा तो अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अनुकूल स्थिति के अनुसार व्यापार करेगा। अब जब ये नियम आ रहे थे तीनों के यहाँ पे अगर एक समान नियम आएगा तो हो सकता है ये नियम यहाँ पर अच्छा काम करे, यहाँ पर अच्छा काम करे, पर यहाँ पर ना काम करे, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया, तो आप कह सकते हैं 1726 के चार्टर एक्ट के तहत तीनों प्रेसिडेंसी को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और यहाँ के गवर्नर अपने अनुसार कानून का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। अगर आपसे मैं बात करूं तो 1726 के चार्टर एक्ट के तहत ये कहा गया कि यहाँ के जो गवर्नर होंगे, यहाँ कलकत्ता के जो गवर्नर होगा, जो बंगाल के गवर्नर होंगे, जो कलकत्ता गवर्नर होंगे, जो मद्रास के होंगे, जो यहाँ बम्बई के होंगे, ये तीनों ये गवर्नर अपने लिए अपने बिहाफ पे कानून का निर्माण कर सकता है, अपना निर्माण कर सकता है अपने। तो 1726 एक्ट के तहत यही प्रश्न बनेगा कि ध्यान देना है, इसके पहले तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून का निर्माण एक जगह से होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन से होता था, पर अब ये तीनों संस्थाएं अपना निर्माण, अपने कानून का निर्माण अपने बिहाफ पर कर सकते हैं। बात क्लियर है प्यारे? अगर ये बातें समझ में आ गया हो तो हम लोग फिर आगे बढ़े। तो आप लोग शॉर्ट चैनल लेना चाहते ले लेते हैं। चलिए आइए, इसके बाद प्यारे हमारे पास अगला एक्ट कौन सा आता है इसी में, और इसको मजबूत बनाने के, भारत में नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमारे पास अगर कहा जाए तो हमारे अभी जो इसके पहले मैंने दो आपको चार्टर एक्ट बताया, ये दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे यहाँ संविधान के जननी के रूप में जरूर है, पर सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए, अगर भारत पे अंग्रेजों के नियंत्रण को स्थापित करने का सबसे बढ़िया एक्ट जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है प्यारे? यही माना जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आइएगा सबसे पहली बात देखते हैं, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट जो था वह किसके संस्था पर लाया गया, क्या लाया गया, कैसे लाया गया, इनके लाने के पीछे कारण क्या था। आपको बताऊं कि जब आपने सुना कि 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया। तो जब ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने लगे, अंग्रेज लोग जब व्यापार करने लगे, तो जायज़ सी बात है, आप सुने होंगे कि 1458 में सबसे पहला अगर कोई विदेशी आया था, पुर्तगाली आया था, तो वास्को डी गामा आया था। तो जब वास्को डी गामा यहाँ से आया था तो यहाँ से इसको, यहाँ के जब वास्को डी गामा हमारे केरल के काली तट के स्थान पे जब पहुंचा तो वहाँ के राजा जमोरिन थे, और जमोरिन ने इसका भरपूर क्या किया था, स्वागत किया था। उसके बाद इसे कुछ मसाले भी दिए थे। तो जब ये मसाला इसे लेकर विदेश गया था, अपने गांव गया था, अपने देश गया था, तो वहाँ पर जब इसे बेचा था तो इसे उसका 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। तो ये जायज़ सी बात है, भारत एक मसालों का अच्छा प्रदेश है, तो यहाँ से ये वस्तुएं लेके जाते थे और वहाँ पे महंगी दामों में, उच्च दामों में अपने लंदन में, विदेशों में क्या करते थे, ब्रिटेन में अंदर बेचते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो कंपनी के मेंबर थे वो कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर काफ़ी विकास कर रहे थे, काफ़ी मतलब उनका उत्थान हो रहा था। तो जो जायज़ सी बात है, अगर किसी एक का उत्थान होगा प्यारे,
तो अगर अगल बगल वाला उसका उत्थान नहीं हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगी, जलस आ जाएगी कि अकेले कैसे उत्थान कर रहा है, सब कुछ यही कैसे कर रहा है। तो इसके कारण ये जब इनका उत्थान होने लगा तो इसके साथ साथ ब्रिटेन के अंदर और उसके साथ साथ 1760 में ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गया था, नई नई मशीनें आने चालू हो गई थी। तो हर कोई व्यापार करना चाहता था ना, हर कोई चाहता था कि हम व्यापार करें, हम भी आगे बढ़े। इसके चक्कर में जो कंपनी के मेंबर थे वो लोग क्या किए थे, ब्रिटेन के अंदर अपना विकास होता गया, उनका विकास हुआ, बाकी लोगों का विकास नहीं हुआ। और इसके साथ साथ एक बात और देखा जाए तो वहाँ पे वेश्याखोरी, जुआ हो, ये तमाम प्रकार की चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी, पनपने लगी थी। तो इन्हीं सभी को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो ये एक रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान देना, लॉर्ड नाथ के, ध्यान देना लॉर्ड नाथ जो थे उनकी गुप्त समिति के माध्यम से इसे भेजा जाता है। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात यही क्वेश्चन बन जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया। तो आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का जन्म हो चुका था, जिस कारण वहाँ के लोग अधिक से अधिक जागरूक हो रहे थे, वो भी व्यापार करना चाहते थे। और प्लस वहाँ पे पैसाखोरी, जुआखोरी, ये तमाम प्रकार की जो बुराइयाँ थी बहुत तेज़ी से जन्म ले रही थी। इसको नियंत्रण करने के लिए हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो किसके अनुशंसा पर आता है, तो ध्यान देना है लॉर्ड नाथ के। तो ध्यान देना है, आप कह सकते हैं लॉर्ड नॉर्थ के, लॉर्ड नाथ के माध्यम से यह एक्ट आता है। अच्छा प्यारे, ध्यान देना एक बात, यहाँ से इनके नाम के सामने लॉर्ड लगा रहता है। तो लॉर्ड का मतलब क्या होता है, भगवान। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, भगवान। तो ये अपने आप नाम के आगे लॉर्ड लगा दी, ये भगवान होगा नहीं है। तो इसलिए अब हम जितनी भी एक्ट बताएंगे, जितने भी गवर्नर जनरल का नाम लेंगे या गवर्नर का नाम लेंगे, किसी का भी नाम लेंगे, तो उसके सामने से मैं अपने लॉर्ड शब्द को काट दूंगा, क्योंकि मैं इनको भगवान थोड़ी मानता हूँ। अब आप लोग भी मत मानिएगा, ये भगवान नहीं थे। अभी आपको जब मैं पूरा पढ़ाता चला जाऊँगा तो आपको समझ में आएगा, ये जितने कार्य किए हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए किए हैं। इनको थोड़ी पता था कि भारत में वीर सपूत भी हैं कि इनको मार के एक दिन भगा देंगे। ये तो सोचे थे भारत में कब्जा कर लेंगे, अब तो भारत में सब दिन राज करेंगे, पर राज नहीं कर पाए ना, क्योंकि हमारे भारत में एक से बढ़ के एक वीर बैठे हुए हैं। एक अकेला भारतीय समझ लीजिए सभी अंग्रेजों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इनको हम लोग अब लॉर्ड शब्द नहीं लगाएंगे, अब इसको अभी से हम काट दे रहे हैं, ये लॉर्ड थोड़ी है, ठीक है। चलो लॉर्ड साहब हटो, चलो। तो ध्यान देना, नॉर्थ के माध्यम से यह एक्ट आया था ना, तो नॉर्थ के माध्यम से प्यारे ये एक्ट आया था। और ध्यान देना है इसके तहत क्या क्या कार्य किए गए ना। इसके तहत प्यारे सबसे पहला कार्य ध्यान देना है, किसके तहत में किया गया, सीओडी के क्षेत्र में। किसके किया गया, सीओडी के क्षेत्र में कार्य। इसके तहत प्यारे सबसे पहले क्या किया गया, सीओडी के क्षेत्र में क्या किया गया, कार्य किया गया। अब आपके मन में आएगा ये सीओडी क्या है, इसे ध्यान देना है। सीओडी का फुल फॉर्म होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ध्यान देना है, सीओडी का फुल फॉर्म होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ये वही लोग थे जो कंपनी के मेंबर थे, जो शेयर होल्डर थे। क्योंकि जो कंपनी खोली गई थी, तो ध्यान देना है कंपनी 1000 पाउंड शेयर वाली क्या थी, कंपनी थी, शेयर वाली कंपनी थी। अगर आपसे कहा जाए तो जो कंपनी थी वो क्या थी, 1000 पाउंड शेयर वाली क्या थी, कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किए थे, हिस्सा लिए थे। तो ध्यान देना, तो ये क्या थे, सीओडी थी। तो सीओडी में क्या थे, कुछ मेंबर थे। सीओडी में ध्यान देना प्यारे क्या थे, कुछ मेंबर थे। तो इनमें क्या किया गया था कि पहले इनके कार्यकाल को ध्यान देना है, इनका कार्यकाल पहले प्यारे 1 वर्ष होता था। ध्यान देना, ये सीओडी का कार्यकाल जो होता था, कार्यकाल पहले ध्यान देना प्यारे 1 वर्ष था। इनका कार्यकाल 1 वर्ष था, पर इनका कार्यकाल 1 वर्ष से ध्यान देना बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। तो पहली बात इस पॉइंट को याद करिएगा कि सीओडी क्षेत्र में क्या किया गया कि जो कोड ऑफ डायरेक्टर थे 1000 पाउंड शेयर वाली एक कंपनी थी। ध्यान देना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका कार्यकाल पहले कितना वर्ष होता था, तो 1 वर्ष होता था। तो इनका कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। और दूसरी बात इसमें क्या किया गया कि ध्यान देना है, प्रत्येक इसमें ये कहा गया प्रत्येक 1 वर्ष पर, ध्यान देना है प्रत्येक 1 वर्ष पर क्या होंगे, 6 सदस्य इसमें क्या करेंगे एंट्री लेंगे। तो ध्यान देना है प्रत्येक वर्ष 6 सदस्य क्या लेंगे, 6 सदस्य इसमें
एंट्री लेंगे। मतलब इसमें 6 सदस्य क्या करेंगे, भाग लेंगे। और या तो ये बात कर सकते हैं प्रत्येक 6 सदस्य प्रत्येक वर्ष एंट्री लेंगे, या आप कह सकते हैं 1/4 सदस्य 4 सदस्य पद त्याग करेंगे। सदस्य 1/4 सदस्य पद त्याग करेंगे। तो ध्यान देना है, इसमें दो बातें कह सकते हैं, या तो प्रत्येक 6 सदस्य क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, या तो 1/4 सदस्य क्या करेंगे, उसमें से रिटायर लेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया सीओडी का कार्य क्या था, सीओडी का कार्य क्या था, सीओडी यहाँ पे क्यों उसकी नियुक्ति की गई थी, तो ध्यान देना है सीओडी का कार्य था भारत में जो भी, ध्यान देना प्यारे, प्रशासन हो गया, राजस्व हो गया, जो सैन्य हो गया, सैन्य की ये सभी तीनों प्रकार की जो सूचनाएं होंगी, प्रशासन से संबंधित जो सूचनाएं होंगी, सैन्य से संबंधित जो सूचनाएं होंगी और राजस्व से संबंधित जो सूचनाएं होंगी, इन तीनों सूचनाओं को ब्रिटेन के संसद को देगा। क्या करेगा ये, ध्यान देना है, राजस्व हो गया, सैन्य हो गया, इसके अलावा ध्यान देना, सैन्य राजस्व हो गया, सैन्य हो गया, इसके अलावा क्या हो गया प्यारे, प्रशासन। तो भारत में ये जो गतिविधियां, भारत में जो राजस्व से लेकर मामला चल रहा होगा, जो सैन्य से मामला चल रहा होगा, जो प्रशासन, इन तीनों की सूचना ब्रिटिश संसद को देगा। तो ध्यान देना, इसीलिए सीओडी का गठन किया गया था। तो सीओडी का अगर बात में पूछा था, सीओडी का कार्यकाल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीओडी का कार्यकाल 1 वर्ष से कितना कर दिया गया था प्यारे, 4 वर्ष कर दिया था। अब प्रत्येक 6 सदस्य एंट्री लेंगे, या तो 1/4 सदस्य क्या करेंगे, अपने पद को त्याग करेंगे। इनका काम क्या होता था प्यारे, इनका काम ये था कि भारत में राजस्व, सैन्य और प्रशासन, इन तीनों की सूचना ब्रिटिश संसद को क्या करेंगे, देंगे, भारत में कैसी गतिविधियां चल रही हैं, कैसी गतिविधियां नहीं चल रही हैं। इस मामले में किसको लाया गया था प्यारे, सीओडी को लाया गया था। इसके साथ साथ दूसरा काम क्या किया गया था, तो ध्यान देना है, इसके साथ साथ अभी आपने पढ़ा था जस्टिस के पास, इनका दूसरा काम, तो ध्यान देना, दूसरा काम ये किया गया था गवर्नर के क्षेत्र में। क्या किया गया था, गवर्नर के क्षेत्र में। तो गवर्नर के क्षेत्र में प्यारे क्या किया गया, अब देखेंगे गवर्नर के अगर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, गवर्नर के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान देना है, गवर्नर के बारे में क्षेत्र में बात करेंगे, तो इसमें ध्यान देना है कि पहले क्या हुआ कि जो गवर्नर पद था, गवर्नर पद से क्या लाया गया, तो गवर्नर के नाम से आगे चल गया गवर्नर जनरल, मतलब प्रमोशन हो गया, गवर्नर से क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। और इसमें ये बातें बताई गई कि पहले देखो 3 प्रेसिडेंसियां थी, ध्यान देना है, पहली बात इसमें क्या किया गया, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। पहली बात क्या किया गया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ध्यान देना है, गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा, ये बात कहा गया। और दूसरी बात इसमें क्या कहा गया प्यारे, तो ध्यान देना है, ऐसे अगर आपको ध्यान दीजिएगा तो मैंने बताया था ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक तो यहाँ था, एक यहाँ था, एक था, क्या था प्यारे, नाम बता चुके हैं। एक तो हमारे पास यहाँ था, क्या था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, यहाँ क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी था, और इसके बाद यहाँ क्या था, बम्बई प्रेसिडेंसी था। तो ध्यान देना है, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। तो हमने बताया था शुरू में पहले इन तीनों के लिए कानून निर्माण कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन जो बैठी थी। पर 1726 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था कि तीनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं वो अपने बिहाफ पे वहाँ कानून निर्माण कर सकते हैं। पर जैसे ही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो गवर्नर क्षेत्र में दूसरा काम ये किया गया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और ये दोनों प्रेसिडेंसियों को, जो मद्रास है और जो बम्बई है, तो ध्यान देना है, जो मद्रास है, जो बम्बई है, इन दोनों प्रेसिडेंसियों को क्या किया गया, कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। मतलब अब कलकत्ता जो भी इन सभी के लिए कानून बनाएगा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो भी किसी के लिए कानून बनाएगा, वह कानून मद्रास के ऊपर भी लागू होगा। और किसके ऊपर लागू होगा भैया, बम्बई प्रेसिडेंसी के ऊपर भी लागू होगा। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो गया, आप लिख सकते हैं, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन
प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास एवं बम्बई को कर दिया गया। तो क्या ये बातें समझ पा रहे हैं? तो यहाँ तक कि गवर्नर क्षेत्र में जो काम किया गया, इसके पहले आप लोग इतनी बातें अगर समझ चुके हैं तो पहले इसके शॉर्ट स्कैन ले लें, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग शॉर्ट स्कैन ले लिए होंगे, तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या काम किया गया ना। आइए अब देखिएगा, अभी गवर्नर के क्षेत्र में क्या किया गया। तो गवर्नर जनरल के परिषद में अगर पूछे कितने सदस्य थे, तो आपसे गवर्नर जनरल की अगर परिषद की बात करेंगे तो ध्यान देना, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी प्यारे, कितना था, 4+1 थे। क्या थे? 4+1 थे, मतलब टोटल कितने सदस्य थे? 5 सदस्य इसमें गवर्नर परिषद में सदस्य थे। गवर्नर जनरल में 4+1 परिषद सदस्य थे, जिसमें ध्यान देना है एक जो था वो कौन था भैया? गवर्नर जनरल था। और गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान देना, प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहते हैं? वारेन हेस्टिंग को। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना था बंगाल का? तो अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग यहाँ का पहला गवर्नर जनरल बना था। इसके अलावा इसमें 4 सदस्य और थे। कौन कौन थे? तो 4 सदस्य में तो एक तो थे सर फिलिप्स थे, सर फिलिप्स। इसके बाद दूसरे कौन थे? दूसरे हमारे पास कौन थे? मानसन थे। मानसन के बाद तीसरे हमारे पास कौन थे? वारवेल थे। कौन थे प्यारे? वारवेल थे। और चौथे कौन से हमारे पास थे? अगर चौथे की बात करेंगे ध्यान देना, क्लेवरिंग थे। कौन थे? क्लेवरिंग थे। क्लेवरिंग। तो ध्यान देना है, ये 4 सदस्य बने थे कहाँ पे? सर फिलिप्स, मानसन और वारवेल क्लेवरिंग। ये किसके थे? गवर्नर जनरल के परिषद थे। अब ध्यान देना है, ये जो गवर्नर जनरल परिषद थे ना, अगर ये पूछा जाए इनका कार्य क्या था, अगर गवर्नर जनरल के परिषद की अगर इनका पूछा जाए कार्य क्या था प्यारे, कार्य, अगर इनका कार्य पूछेंगे तो ये ध्यान देना है, ये क्या करते थे? सैनिक और सिविल मामले को देखते थे। ये क्या करते थे? भारत में सैनिक एवं सिविल मामले को देखते थे। तो प्यारे, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए तो आप आराम से यहाँ से बता सकते हैं कि भारत में सैनिक और सिविल मामले देखता था कौन? गवर्नर जनरल। इनकी संख्या कितनी थी? 4+1 थे। पहला सदस्य कौन था? ये भी आपको पता चल गया। तो ध्यान देना, पहला सदस्य कौन था? तो मतलब पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और ये 4+1 होते थे। और ये भारत में सैनिक और सिविल मामले को देखते थे। इसके बाद अगर मैं अगली बात करूँ, इसमें अगला काम क्या किया है पहले? तो 2 काम तो हो गए। एक तो ध्यान देना, पहला काम सीओडी क्षेत्र में किया गया और दूसरा काम कौन सा किया गया? गवर्नर जनरल के क्षेत्र में किया गया। अब तीसरा काम क्या किया जाएगा इसमें? इसी के साथ क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। तो ध्यान देना है, इसी एक्ट के तहत हमारे पास एक काम और हो गया। क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? ध्यान देना, एक्ट आया था कब? 1773 में। पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था प्यारे? तो 1774 में ध्यान देना है, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। और इसमें ध्यान देना है, इसमें पूछा इनकी सदस्य संख्या कितनी थी? इसमें कितने सदस्य थे? अगर सदस्य की बात करेंगे तो 1+3। तो जो एक थे, ये हमारे क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। क्या थे प्यारे? मुख्य न्यायाधीश। तो एक हमारे पास क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। अब मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन थे? जिनका नाम था सर एलिजा एम्पे। तो जो सदस्य थे हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे, कौन थे? सर एलिजा एम्पे थे। इसके अलावा 3 सदस्य और थे। वह 3 सदस्य प्यारे कौन कौन थे? जिनको हम लोग बोलते हैं क्या? लेंचेस्टर थे, हाइड थे, चैम्बर्स थे। कौन थे? लेंचेस्टर थे, हाइड थे और कौन थे? चैम्बर्स थे।
तो ध्यान देना, इसके अलावा यह 3 सदस्य इसमें और होते थे। कौन कौन से थे? एक तो सर एलिजा थे, लेचेस्टर थे, हाइट थे, चैम्बर थे। इसको आप याद कर सकते हैं LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं इनके सदस्यों को LHS से। तो क्या हो गया? लेचेस्टर, हाइड और क्या था? चैम्बर। यस मान सकते हैं। तो ध्यान देना है, तो सदस्य कितने थे इसके? तो 1 + 3 सदस्य थे। अगर ध्यान देना है, अगर इनकी बात किया जाए कि ये करते क्या थे, तो ध्यान देना है इनका काम क्या था कि ये भारत के अंदर जो भी सैनिक मामले होते थे, जो भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो उस पर निर्णय देने का काम कौन करते थे? सुप्रीम कोर्ट की करता था। और ये सुप्रीम कोर्ट का पहली बार स्थापना कहाँ हुआ था? तो ध्यान देना है कोलकाता में हुआ था। और यही कह सकते हैं पहली बार भारत में न्यायिक व्यवस्था को लाया गया था। तो पहली बार न्यायिक व्यवस्था कहाँ लाया गया था, कब, किस एक्ट के तहत लाया गया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो आप याद कर सकते हैं इसके तहत 3 काम हो गए। पहला काम क्या हो गया बेटा? सीओडी क्षेत्र में। सीओडी क्षेत्र में क्या किया गया था? सीओडी का जो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए था, उनका कार्यकाल बढ़ा कितने वर्ष कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। और दूसरी बात इसमें क्या कहा गया? जो सीओडी में मेंबर थे उनके मेंबरों को क्या किया गया था? तो उनके मेंबरों को जो सदस्य थे प्रति वर्ष 6 सदस्य क्या होंगे? रिटायर होंगे। और 6 सदस्य क्या होंगे? एंट्री लेंगे। अब 1/4 सदस्य क्या करेंगे? पद त्याग करेंगे, प्रति वर्ष करेंगे। और उनका कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया था। इसके अलावा ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन और बन सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले इन जजों की नियुक्ति कौन करता था? जो जज थे, जज की नियुक्ति, अगर जज की नियुक्ति की बात करेंगे तो ध्यान देना जज की नियुक्ति कौन करता था? तो जज की नियुक्ति कौन करते थे? ब्रिटिश के संसद करते थे। कौन करते थे भैया? जज की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। अगर पूछा इनकी नियुक्ति कौन करता था, तो ब्रिटिश सम्राट इनका क्या करता था? नियुक्ति करता था। और इसमें एक काम और आप लिख सकते हैं, चौथा काम क्या कर दिया गया था कि जो है इस एक्ट के तहत भारत में जो प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार, प्रशासनिक, ध्यान देना इसमें इसके तहत ये कहा गया कि जो भी भारत में ब्रिटिश कर्मचारी होंगे वो ध्यान देना है वो निजी व्यापार तथा उपहार में प्रतिबंध किया गया। कि जो भी ब्रिटिश व्यापारी थे, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत से जो भी नियम आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत से जो भी नियम आएगा उन सभी नियमों पे क्या किया जाएगा? वो सभी नियम कोई भी निजी व्यापार वो नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, पहली बात क्या कहेगा इसी में, ब्रिटिश कर्मचारी भारत में कोई भी निजी व्यापार एवं उपहार नहीं लेंगे। समझ रहे हैं? तो ये काम कहाँ किया गया? ये 4 काम किसके तहत किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत किया गया प्यारे। अब ध्यान देना है, अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे एक ध्यान देना, सिविल का क्वेश्चन बना था एक हमारे प्यारे, यहाँ से सिविल का क्वेश्चन बना था। क्या बना था? पहली बार अगर कहा जाए तो इस एक्ट के तहत पहली बार भारत में प्रशासनिक एवं न्यायिक, ध्यान देना, प्रशासनिक और न्यायिक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। मतलब भारत इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था, तो पहली बार भारत के अंदर प्रशासनिक और न्यायिक सुधार की प्रक्रिया क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। इस एक्ट के तहत किया गया था प्यारे। ठीक है, तो हमने आज आपको 1773 का रेगुलेटरी एक्ट समझाया। और इसके पहले हम लोग ये समझा कि रेगुलेटरी एक्ट के अंदर क्या क्या किया गया। इसके पहले मैंने आपको 1726 का चार्टर एक्ट समझाया। इसके पहले फिर मैंने आपको इसका मैंने बताया कि 1600 चार्टर एक्ट भारत के क्या हो, भारत में विदेशियों के नियम को जो प्रावधान के क्या किए, संचालन किए गए, ये सारे प्रावधान आपके इसके साथ किए गए। और थोड़ा सा मैंने आपको परिचय आपको किसका दिया? संविधान का। अब 1700 रेगुलेटरी एक्ट के बाद जो अगला एक्ट आएगा बेटा वो क्या होगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आएगा, फिर 84 आएगा, फिर 93 आएगा, फिर 1813 आएगा, 33 आएगा। तो ऐसे ही आगे करके हम लोग एक्ट को पढ़ते चलेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे अब आपको इस नेक्स्ट वीडियो के बाद। इसका आप सभी को अगर ये जो PDF चाहिए तो ये PDF हमारे टारगेट विद गुरुकुल चैनल जो है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये ऑल वन डे कोई भी एग्जाम होगा, जहाँ आप PCS दे रहे हो, RO दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।